हेलो बच्चों, ये वार्षिक परीक्षा 2025 का यूपी बोर्ड का संस्कृत का क्लास 9th का पेपर है। पूरा पेपर 70 नंबर का है और 2.5 घंटे आपको टाइम मिला है। अगर हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा है और आपको सलूशन भी जितना हो सकेगा मैं उतना करा दूंगी। तो जो शुरुआत के क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न पूछते हैं, जिसमें खंड क आपका बहुविकल्पी प्रश्नों का खंड रहता है। तो आइए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलें तो निर्देश आपको पहले दिया है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। इस गद्यांश से आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो एक बार इसे पढ़ लीजिए और फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि उक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो अगर आप गद्यांश पढ़ें तो एकदा चंद्रशेखर, यानी ये जो गद्यांश लिया गया है ये चंद्रशेखर आज़ाद के चैप्टर से लिया गया है। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो आज़ादः चंद्रशेखर है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सीता राम कम गृहन्नसरामाश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो चंद्रशेखरम हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे दिया है कि सीताराम प्रियम सुतम 11 वर्ष देशीयम चंद्रशेखरम गृह निश्चार्य माश, यानी कि उन्होंने जो सीताराम जी थे उन्होंने अपने पुत्र चंद्रशेखर जी को घर से निकाल दिया था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि घोरम श्रमम कृत्वा कह जीविकाम निर्वहत। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि घोरम श्रमम कृत्वा, यानी चंद्रशेखर जी को जब उनके घर से निकाल दिया गया तो उन्होंने कठिन श्रम करके अपनी जीविका का निर्वाह किया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ब चंद्रशेखर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है चौथा नंबर। अब आपका गद्यांश वाला खत्म हो गया, गद्यांश से 3 क्वेश्चन ही थे। अब अलग से क्वेश्चन है कि रामस्य पितृभक्ति पाठ अयोध्या कांड के ब्लैंक सर्ग से संकलित है, यानी किस सर्ग से लिया गया है। तो ये 18वें और 19वें सर्ग से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन है कि श्रियो गृहस्योक्ता सूक्ति किस पाठ से है। तो जो नारी महिमा पाठ है आपका, उसमें नारी के बारे में, स्त्रियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें स्त्री आया है, तो सीधे सीधे पहचान लीजिए कि ये नारी महिमा के चैप्टर से है। फिर अगला 6वां क्वेश्चन है कि संप्राप्य भारते जन्म शतकर्मसु परांग मुख का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ होता है ये ऑप्शन नंबर अ कि भारतवर्ष में जन्म लेकर शुभ कर्मों से विमुख रहता है। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंद्रलोकाः कस्मिन् काटसेन व्याप्ता। ये जो क्वेश्चन है ये गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद से है, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंद्रलोक कहाँ व्याप्त है, कहाँ तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजापति लोकेशु, प्रजापति लोक में। फिर अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8 नंबर कि गंधर्व लोका कस्मिन अस्ति। जो गंधर्व लोक है वो कहाँ है। तो गंधर्व लोक का इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य लोकेशु, आदित्य लोक में। फिर 9वां क्वेश्चन है कि वत्स राजस्य अमात्य, यहाँ पे ब्लैंक है, इसका कह हम बोल सकते हैं कह अस्ति कौन है। तो जो वत्स राज्य के अमात्य हैं मंत्री वो यौंगंद्य रायण, ये ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन है कि गंगदत्तस्य सुतः अस्ति। गंगदत्त जो कि मेढक था उसका पुत्र कौन है, सुतः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुनादत्त। गंगदत्त का जो पुत्र था वो यमुनादत्त था। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अर्थो ही, फिर खाली जगह परिकीय एव।
ये जो शुक्ति है आपकी, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, जो कर्ण ऋषि शकुंतला को कह रहे हैं कि कन्या पराया धन होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर अ है कन्या, ये सही हो जाएगा। अर्थो ही कन्या परकीय एव, अंततः कन्या पराया ही होती है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है ये दत्तो, ऐसा लग रहा है कि दत्तो लिखा है पर ये दंतोष्ठम लिखा है। दंतोष्ठम उच्चारण स्थान है, तो दंत और ओष्ठ से व को उच्चारित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा व। फिर अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये पूछा है 13 नंबर कि रविंद्र में संधि है। यहाँ पे देखिए ये जो रविंद्र लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। रविंद्र में जो छोटी ई की मात्रा है ये नहीं रहेगी, रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा होगी, तब ये सही होगा। तो हम अगर यहाँ पे ये सही ऐसे रविंद्र लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे संधि का निर्धारण करें तो यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि, रवि धन इंद्र, हाँ दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। दीर्घ संधि में रवि प्लस इंद्र होता है, तो रवि प्लस इंद्र मिलके रविंद्र बन जाता है। तो ये दीर्घ संधि का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है विद्यायाम कुशलः में समास पद बनेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, विद्या कुशल, इसका समस्त पद बनेगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो अंग विकार याद करिए, अंग विकार जो होता है उसका सूत्र होता है ये नांग विकार। ये नांग विकार सूत्र जो होता है वो अंग में विकार के योग में विभक्ति का चयन करता है। तो ये तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति ये नांग विकार सूत्र से अंग विकार के योग में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका दुष्करः शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो दुष्करः जो आपका ये शब्द है इसमें उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, यानी ये जो दुष है, दुष, ये उपसर्ग इसमें यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका जो अ है ये सही ऑप्शन है। दुष इसमें यूज हुआ है जिसका मतलब होता है कठिन, कठिन या जो काम करने में मुश्किल हो वो ऐसे शब्दों के आगे ये दुष उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हरि शब्द षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो हरि शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप हरिराम है। षष्ठी विभक्ति आप अगर रूप पढ़ें तो हरे, हरियो, हरिराम यही पढ़ते हैं। तो बहुवचन पूछा है तो हरिराम आपका सही हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि भविष्यामी क्रियापद में धातु व लकार है। पूछा है भविष्यामी। तो भविष्यामी जो क्रियापद होता है, भविष्यामी जो क्रियापद होता है वो अस्त धातु से चलता है। जो अस्त धातु होता है इससे भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामी करके रूप चलता है। आपका अस्त धातु लिट लकार यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका अ, अस धातु लिट लकार में गमिष्यामी रूप आपको देखने को मिलता है। अस का मतलब होता है होना, तो भविष्यामी उसी से चलता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखें तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपका कि तिष्ठन्ति का वाक्य प्रयोग है। तिष्ठन्ति जो आपका तिष्ठन्ति रूप है ये बहुवचन है। बहुवचन में तिष्ठन्ति रूप आपका बनता है तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति। पर अगर हम यहाँ देखें तो बालकः हमारा एक वचन है, काकः भी एक वचन है, सह बालकः भी अगर लिखा जाए वह बालक तिष्ठन्ति तो ये भी एक वचन है, और कपोतः भी एक वचन है।
मेरे ख्याल से ये जो तिष्ठन्ति वर्ड है ये बहुवचन में है और यहाँ पे जितने भी आपके कर्ता प्रयुक्त किए गए हैं ये सब के सब एक वचन में प्रयुक्त किए गए हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई सही नहीं होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, शायद वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएँ। पर मुझे ऐसा ही लगता है यहाँ पे कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब जितने भी हैं ये इन सब में एक वचन का कर्ता यूज़ हुआ है, जबकि ये तिष्ठन्ति आपका बहुवचन रूप है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि वयम के साथ चल धातु विधि लिंग लकार में रूप प्रयोग होगा, यानी चल धातु का कौन सा रूप वयम के साथ प्रयुक्त होगा। तो वयम जो अगर हम पढ़ें तो सह तौते तम तौतान सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, यानी कि ये उत्तम पुरुष में चलता है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो अगर चल का हम रूप देखें तो जो चलेम है ये सही हो जाएगा, विधि लिंग लकार में चल धातु से ये रूप बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका अ सही हो जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें तो फिर है आपका खंड ख। खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है, जिसमें आपको संस्कृत गद्यांश में से 2 संस्कृत गद्यांश दिए हुए हैं, जिसमें से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ ये किस चैप्टर का है, आप देख लीजिएगा। तो ये जो है ये महामुनि वाल्मीकि यानी कि आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि इस चैप्टर का ये जो आपका गद्य है ये है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो ख नंबर का दिया है ये है सौर साम्राज्य, यानी कि ये आपका अंतरिक्ष विज्ञानम, जो आपका चैप्टर है अंतरिक्ष विज्ञानम गद्य का, उस चैप्टर का ये आपका गद्य है। ये आप देख लीजिएगा, आपको इसका अनुवाद करके लिखना है संदर्भ के साथ, तो आपको पूरे 5 नंबर या 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये दिया है कि किसी एक का, इसमें से किसी एक शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि जो पूरी कहानी दी गई है उसके कुछ सार शब्द लिखने हैं। तो इसमें क है आदि कवि वाल्मीकि, दूसरा है पुण्य सलीला गंगा और तीसरा है अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानी। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये 4 नंबर का ही है। इसमें श्लोकों में से किसी एक की हिंदी में व्याख्या लिखनी है। तो इसमें भी आप जो चैप्टर का नाम है वो लिख सकते हैं। तो ये जो पहला क वाला है जलनिधो जननम धवलम, ये जो पद्य है श्लोक है ये अन्योक्ति मौक्तिकानी चैप्टर से लिया गया है। और जो आपका ख है युधिष्ठिर उवाच माता, ये वाला जो है ये यक्ष युधिष्ठिर संलाप इस चैप्टर से लिया गया है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो चौथा नंबर भी 4 नंबर का है, सुक्ति दिया हुआ है और किसी एक सुक्ति का, याद रखिएगा एक ही का करना है, एक सुक्ति का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। ये जो पहला आपका है पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम स इच्छति, ये भारत देश इस चैप्टर से लिया गया है, भारत देश। फिर अगर आप दूसरे की बात करें तो समानशील व्यसनेषु सख्यम, ये आपका क्रियाकारक कुतूहलम इस चैप्टर से लिया गया है। और तीसरा तो आप लोग जानते ही हैं ये नारी महिमा नामक जो आपका पाठ है उससे लिया गया है। फिर अगर हम आगे बढ़ें, हम 5वें पे आएँ तो 5वां जो है ये भी 4 नंबर का है। ये श्लोक है जिसका संस्कृत में आपको अर्थ लिखना है। तो जो पहला श्लोक है ये रामस्य पितृभक्ति इस चैप्टर से लिया गया है और जो दूसरा श्लोक है ये आपका सुभाषितानी से लिया गया है। फिर छठा क्वेश्चन अगर हम देखें तो शकुंतला पतिगृह गमन के आधार पर दुष्यंत का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है। दुष्यंत का लिखना है, आपको शकुंतला का भी दे सकता है, ऋषिकर्व का भी दे सकता है, किसी का भी दे सकता है,
खासकर शकुंतला और दुष्यंत का चरित्र चित्रण पूछता है, तो आप दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगर हम आगे देखें 7वां नंबर क्वेश्चन, तो इसमें संधि है आपका। इसमें पूछा है कि इनमें से किसी एक का संधि विधायक सूत्र आपको लिखना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और किसी एक का ही आपको इसमें से संधि विधायक सूत्र लिखना है। तो अगर हम क देखें चयनम, तो भाई ये अयाद्रि संधि हुआ है यहाँ पे। हाँ, चे धन अनम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चयनम का, और ये अयादि संधि हुआ है, तो संधि विधायक सूत्र इसका एचु अय अय अव आय आव, ये हो जाएगा चयनम का। फिर आपका पूछा है विपत्तल काल, ग आपका पूछा है सच्चित। अगर सच्चित का देखें तो ये सत धन चित हो जाएगा, सत धन चित हो जाएगा। और अगर इसका संधि विधेयक सूत्र लिखें तो ये हो जाएगा इस्तो इश्चुना इश्चु, इस्तो इश्चुना इश्चु, ये जो सूत्र है ये इसका हो जाएगा आपका ग नंबर का। और घ नंबर आप देख लीजिए, ये है वाक्दानम। वाक्दानम, तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये वाग्दानम हो जाएगा, वाग्दानम। और अगर इसका संधि विधेयक सूत्र लिखें तो ये होगा खरिच। आपने पढ़ा होगा चतर्व संधि, चतर्व संधि, चतर्व संधि, तो इसका सूत्र होता है एक खरिच। तो ये जो वाक्दानम है ये खरिच, इसका संधि विधायक सूत्र हो जाएगा आपका। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक का तृतीया द्विवचन लिखना है। तो आप देख लीजिए क्या क्या आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको ऑप्शन में दिया है हरि, गुरु, रमा और मति। ये बहुत सिंपल है क्योंकि आपको तृतीया क्या पूछा है, तृतीया द्विवचन पूछा है। तो हरि का हो जाएगा हरे राम, गुरु का हो जाएगा गुरु राम, रमा का हो जाएगा रमा राम, और मति सॉरी रुकिए, हरि का हो जाएगा हरिभ्याम। तृतीया द्विवचन पूछा है तो सब में ये अंत में भ्याम जुड़ेगा, हरिभ्याम हो जाएगा। और अगर गुरु का देखा जाए तो गुरु भ्याम हो जाएगा। और अगर रमा का हम देखें तो रमा भ्याम हो जाएगा। और अगर हम मति का देखें तो ये छोटी ई हो जाती है, मति भ्याम, मति भ्याम। ठीक है। फिर हम अगर 9 नंबर क्वेश्चन देखें तो ये पूछा है, ये आपका ऊपर वाला 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये वाला 1 नंबर का है। इसमें पूछा है कि किसी एक का पुरुष लिखना है कि किस पुरुष में है। तो अगर हम भविष्यति की बात करें तो ये आपका लिट लकार यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये प्रथम पुरुष है। भविष्यति में आपका प्रथम पुरुष, बस इसमें पुरुष लिखना रहता है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। प्रथम पुरुष एक वचन का इसमें यूज़ हुआ है और ये लिट लकार में है भविष्यति। फिर अगर हम आपके दूसरे की बात करें गच्छेतम, तो आपका जो गच्छेतम है इसमें मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष द्वितीय वचन विधि लिंग लकार का इसमें प्रयोग हुआ है। फिर अगर हम स्याताम का देखें तो स्याताम जो है इसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है, प्रथम पुरुष विधि लिंग लकार द्विवचन ये है। और अगर सक्यंती देखा जाए, देखिए ये जो सक्यंती है ये आपका प्रथम पुरुष लिट लकार में बनता है, प्रथम पुरुष लिट लकार बहुवचन में बनता है पर सक्यंती नहीं बनता है, सच्छंती बनता है, छतरी छ रहता है, क नहीं रहता है, वहाँ पे छतरी छ रहता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ और हो, पर जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे छतरी छ होता है ना कि क होता है। ये आपका लिट लकार प्रथम पुरुष में बनता है। फिर अगर हम 10वां क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है कि किसी एक का समास विग्रह कीजिए। तो किसी एक का करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, सिंपल है, पितरों का कर दीजिए। तो पितरों का होता है माता च पिता च। पितरों का मतलब है कि जैसे अगर हम पेरेंट्स बोलें तो पिता, माता च पिता च।
पेरेंट्स बोलें तो माता पिता दोनों आते हैं, उसी तरह पितरों में भी माता पिता दोनों शामिल हो जाते हैं। तो आपका माता च पिता च सिंपल है, कर दीजिए। फिर 11 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो ये कारक से प्रश्न पूछा हुआ है। इसमें पूछा है सूत्र का उल्लेख करना है कि किस सूत्र से किसमें कौन सी विभक्ति हुई है। तो पहला है वृक्षात पत्रम पतंती, वृक्षात पत्रम पतंती। तो इसमें पंचमी विभक्ति का यूज हो रहा है। तो हम अगर सिंपल फॉर्मूला लगा दें तो इसमें ध्रुवम अपादाने का यूज हुआ है, ध्रुवम अपायदानम। अगर आपको ये नहीं याद होता है तो आप सिंपल लिखें अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी आपका वृक्षात पत्रम पतंती में ये यूज हुआ है। फिर अगर ख है सह नेत्रेण कारः अस्ति, तो ये नांग विकार है, ये नांग विकार तृतीया विभक्ति से, ये नांग विकार सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति जिस भी अंग में कोई दोष रहता है उसमें हो जाता है। तो नेत्रेण कार है तो सिंपल हो जाएगा ये नांग विकार। फिर ग है राजमार्गम अमितः वृक्षाः सन्ति। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला है अभितः परितः समयान्निक्सा हा प्रतियोगे अपि, द्वितीय कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा अभितः परितः समयान्निक्सा हा प्रतियोगी अपि। और फिर घ क्वेश्चन है भक्ताय रामायणम रोचते। तो आप देखिए लिखा है रोचते, रोचते आते ही चतुर्थी विभक्ति रुच्यर्थः नाम प्रियमाण, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी जो चीज़ प्रिय है उसके अर्थ में। तो रुच्यर्थः नाम प्रियमाण, यहाँ पे जो सूत्र है वो हो जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। एक जो आपका है एक सवाल वो 2 नंबर का है, तो 3 करना है 6 नंबर का। आप देख लीजिए, क है यह एक घोड़ा है, ख है मैं कल अजमेर जाऊंगा, ग है यह सुंदर चित्र है, घ है कि गांव के चारों ओर पेड़ हैं, और अंग है कि यह बालिका पढ़ती है। फिर 13 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखें तो नॉर्मली इसमें क्वेश्चन पूछता है पत्र लिखने के लिए, पर यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से पूछा है और इसमें पत्र लिख के दिया है और आपको खाली स्थान भरना है। तो आप देख लीजिएगा ये सारा खाली स्थान है, 1 2 ये 3 4 आपको इसमें भरना है। आप देख लीजिए सब कि क्या भर सकते हैं आप। और यहाँ पे देख लीजिए आपको भरने के लिए भी दिया हुआ है कि आप क्या भर सकते हैं। तो इसी में से आपको खोज के भरना है जो भी भरना है, ठीक है। फिर आप आगे अगर देखें तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग